बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि फ्यूजन रिएक्शन है। इससे पहले हम फिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं कि फिशन रिएक्शन कैसे बनते हैं, और उसको मैंने इसी कर्व से डिस्क्राइब किया था कि यूरेनियम को जब आप स्लो न्यूट्रॉन के साथ फॉल करवाते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर, तो ये सेंट्रल न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि मोस्ट स्टेबल होते हैं और साइज के अंदर यूरेनियम से छोटे होते हैं। तो अगर एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियाई के अंदर बदलता है उसे फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो ये होता है कि जब छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाए, होगा इसमें भी ऐसा ही कि स्मॉलर न्यूक्लियाई जो हैं वो सेंट्रल न्यूक्लियस को बनाएंगे। इसमें स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को लिखें, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, सच रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन, such a nuclear reaction in which smaller nuclei to form a heavy nucleus is known as fusion reaction। इसको हम फ्यूजन रिएक्शन का नाम देंगे। एक सादा सा कुलिया पिछले लेक्चर से हमारे जहन में बैठ चुका है कि अगर प्रोडक्ट की न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो रिएक्टेंट की निस्बत, तो एनर्जी खारिज होती है। इस केस में इस तरह से हमने देखा था कि ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा थी रिएक्टेंट से, तो एनर्जी खारिज हुई थी। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी यही कमाल होगा कि रिएक्टेंट हमारे लाइटर न्यूक्लियाई होंगे और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हैवी न्यूक्लियस बनेगा, जो सेंटर के अंदर है वो मोर स्टेबल होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, तो इस केस के अंदर भी एनर्जी खारिज होगी। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि फिशन की निस्बत फ्यूजन के अंदर ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। मसलन इसकी एक एग्जांपल हम अगर करें कि हमारे पास दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन अगर कंबाइन हो जाएं और हीलियम का न्यूक्लियस बनाएं, तो इस केस के अंदर 28 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज होगी। 28 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी का मतलब यह है कि हम अगर सिंपली इस एग्जांपल को लिखें, एग्जांपल हम एक सिंपल रिलेशन लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इफ द रिएक्टेंट हैव प्रोडक्ट हैव लार्जर एनर्जी देन रिएक्टेंट, then the energy will be released in the nuclear reaction। उस न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। तो हम इसकी पहली एग्जांपल ये करते हैं कि if two protons and two neutrons are combined to form helium-24, then 28 mega electron volt energy will be released। तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। अब 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 4 न्यूक्लियाई कंबाइन हुए, तो एक न्यूक्लियाई के नतीजे में कितनी एनर्जी खारिज होगी, तकरीबन
7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होगी। अगर इसको ग्राफ के अंदर हम समझने की कोशिश करें तो हीलियम की पोजीशन ग्राफ में 6 और 7 के दरमियान में मौजूद है, यानी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हीलियम की होती है। तो हीलियम जब बनेगा तो एक न्यूक्लियॉन हीलियम का 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखता है, तो 4 न्यूक्लियन है तो 28 ही खारिज होगी। तो इस वजह से 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो हीलियम बनने के केस के अंदर खारिज होगी। तो ये बेटे फॉर्मेशन है। अब इसमें डिफरेंस हमने पहले तो देखना है एनर्जी का, कि अगर यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के न्यूक्लियॉन टूटने से एनर्जी मिलती है फिशन रिएक्शन में। फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियॉन कंबाइन होने से एनर्जी मिलती है, और दोनों में फार्मूला एक ही एनर्जी खारिज होने का कि प्रोडक्ट की एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है रिएक्टेंट की निस्बत, इस वजह से एनर्जी खारिज होती है। उस केस में प्रोडक्ट सेंटर पर बनते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है इस साइड के न्यूक्लियॉन की निस्बत। इसमें इस साइड का न्यूक्लियॉन रिएक्टेंट है और सेंटर वाले प्रोडक्ट हैं, तो इसमें भी प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है रिएक्टेंट की निस्बत, तो इस केस में भी एनर्जी जो है वो खारिज होगी। लेकिन फ्यूजन के केस में एनर्जी ज्यादा खारिज हो रही है, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर देखा कि हमारे पास हीलियम की फॉर्मेशन जब होती है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की निस्बत, तो हमें एक न्यूक्लियॉन के जुड़ने से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, जबकि फिशन में एक न्यूक्लियॉन के टूटने से 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो हमें मिलती थी। इसके अंदर एक डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये है कि हम जब भी फ्यूजन रिएक्शन करवाएंगे, पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स को आपस में मिलाएंगे, तो देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। मतलब एक न्यूक्लियस पॉजिटिव है, दूसरा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, या इस केस में 2 प्रोटॉन्स को ही मिलाना था, तो यू विल रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह 2 न्यूक्लियस को अगर आप फॉर्म करेंगे, मसलन एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं, उसकी नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, उस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से फ्यूजन पॉसिबल है। फ्यूजन का मतलब नए न्यूक्लियस का बनना। हमारे पास एक हाइड्रोजन ड्यूटियम है और दूसरा भी हाइड्रोजन ड्यूटियम है। ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे हमारे पास हीलियम पार्टिकल 2,4 बन जाता है। 1 और 1 2, 2 और 2 4। याद रखिएगा इस न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। और इस केस में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होगी जब ड्यूटियम से हीलियम बनेगी। तो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी, दैट्स इनफ एनर्जी। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक न्यूक्लियॉन के जुड़ने से हमें मिलती है, दैट इज मच लार्जर देन द फिशन रिएक्शन। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास एक हीलियम प्रोटियम न्यूक्लियस है और ड्यूटियम है, दूसरा भी ड्यूट्रियम है। हमने इन दोनों को फ्यूज करना है, 1 2 1 2। जैसे इसको उसके साथ फ्यूज करेंगे यू विल गेट अ लार्जर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम 2,4। तो इस केस में 2 पॉजिटिव को आप रिपल्सिव फोर्स है उनके दरमियान में, उसको ओवरकम करने के लिए आपको कुछ वर्क अजाफी करना पड़ता है शुरू में ये रिएक्शन चलाने के लिए। इस वजह से ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिशन रिएक्शन की निस्बत, लेकिन एनर्जी के लिहाज से हमें ज्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू फिशन रिएक्शन। तो ये एक इसके अंदर एडवांटेज भी है कि ज्यादा एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिलती है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर हमें स्टार्ट करवाने के लिए न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के खिलाफ वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इनको कंबाइन करना मुश्किल होता है। ये पॉसिबिलिटी वन ऑफ देम है कि जब ड्यूटियम से मिले तो हमें हीलियम न्यूक्लियाई मिले और 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी उसमें रिलीज हो। ये भी पॉसिबल है, चूंकि पॉसिबिलिटीज आर
देयर के हम जरूरी नहीं कि हर दफा ड्यूटियम ड्यूटियम को मिलाएं तो हमें यही हीलियम न्यूक्लियाई मिले। यह भी पॉसिबल है कि एक एग्जांपल इस तरह से हो, यानी एक इस तरह का केस भी स्टडी करने को मिलता है कि अगर हम एक ड्यूटियम को दूसरे ड्यूटियम से मिलाते हैं, उस केस के अंदर हमारे पास देयर आर पॉसिबिलिटी कि हमारे पास ट्रिटियम और प्लस एक हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल हासिल हो, और इस केस में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो खारिज हो रही हो। देयर इज एन अदर पॉसिबिलिटी देन हीलियम पार्टिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम पार्टिकल की बजाय हमें अल्फा पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन जो है वो इजाफी मिल रहा हो, साथ 4 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। यह भी पॉसिबल है कि आप ड्यूटियम को ड्यूटियम से मिलाते हैं तो आपको हीलियम का न्यूक्लियाई नंबर 3 मिलता है, हीलियम 2 3, और प्लस एक न्यूट्रॉन आपको मिल रहा होता है। इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन फॉलो हो रहा है, 3 और 1 4, 3 और 1 4 2, और इधर 2 + 2 0 2 आ जाएगा। इस केस में 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी खारिज होगी कि हमारे पास जब आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो तो उस केस में यानी डायरेक्टली हीलियम की फॉर्मेशन ना हो बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो, तो उस केस में हमें 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल होगी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटियम ड्यूटियम से ट्रिटियम की, या हमें हीलियम का 3rd न्यूक्लियाई। लेकिन इस केस में भी अगर आप 4 को इस 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादा है फिशन रिएक्शन से। ठीक है, मैं डिस्कस जो कर रहा हूं वो ये है कि फिशन रिएक्शन से आपको हमेशा ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये रिएक्शन स्टार्ट करना डिफिकल्ट होगा, आपको एक्स्ट्रा में वर्क डन करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। and there is large possibilities. One possibility is here कि ड्यूटियम से मिलाएं और हीलियम मिले, another possibility कि प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन को मिलाएं और हीलियम मिले, उस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी, इस केस में एनर्जी उससे कम मिलेगी। और अगर ड्यूटियम को मिलाते हैं, there is another possibility कि उस केस में प्रोटॉन हमें मिले या न्यूट्रॉन मिले, तो उस केस में एनर्जीज जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन these energies are larger than the fission reaction। एक और एग्जांपल हम इसकी करते हैं जो पॉसिबिलिटी ही है फ्यूजन रिएक्शन की, कि देयर इज अ फ्यूजन ऑफ अ ड्यूटियम पार्टिकल विद अ ट्रिटियम पार्टिकल, यानी हाइड्रोजन का ड्यूटियम और ट्रिटियम आपस में मिले और हीलियम का 2 4 बने और प्लस एक प्रोटियम बन जाए, और प्लस एनर्जी खारिज होती है 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज नोट करने में आई कि जब हमारे पास इन तमाम रिएक्शन में 3 + 2 4 + 1 5 कंप्लीट, इधर 1 + 1 2, और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन बनता है 2 + 0 न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन होगी। इन तमाम एग्जांपल में जब डायरेक्टली हीलियम का आइसोटोप 4 बनता है, उस केस में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये तमाम तर रिएक्शंस की पॉसिबिलिटीज है, जरूरी नहीं है कि हर दफा आप एक ही ड्यूटियम को मिलाते हैं तो हमेशा हीलियम हासिल नहीं होगा। ड्यूटियम को मिलाने से ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, और ड्यूटियम और ट्रिटियम को मिलाने से भी ये पॉसिबिलिटी है, और उस केस में इतनी ज्यादा जब हमारे पास हीलियम पार्टिकल फॉर्मेशन होता है, हीलियम न्यूक्लियस 4, उस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। उसके अलावा हीलियम का आइसोटोप 3 खारिज हो या आपके पास ट्रिटियम बन जाए, तो उन केसेस के अंदर फ्यूजन तो होगी लेकिन एनर्जी कदरे कम खारिज होगी। और अगर हम इस टेबल को देखें, डायग्राम को देखें, तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इस सेंटर से इस तरफ जाने से हासिल होता है, एक साइड से सेंटर की तरफ जाने से हमें फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होते हैं, और इस साइड से सेंटर में जाने से फिशन रिएक्शन जो है वो होते हैं। तो हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियाई ज्यादा एनर्जी रखते हैं, और जो जब भी प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी रखे रिएक्टेंट से तो वो एनर्जी खारिज होती है। फिशन और फ्यूजन में फर्क यह है कि फिशन में
एक न्यूक्लियस टूट कर दो बनते हैं, छोटे बनते हैं, और फ्यूजन में दो मिलकर मजीद एक या दो बनाते हैं। यानी फ्यूजन में कंबाइन होते हैं न्यूक्लियॉन्स और फिशन में टूटते हैं न्यूक्लियॉन। फिशन के अंदर भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और फ्यूजन में भी प्रोडक्ट की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है, और वो एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो खारिज हो रहा होता है। असल में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो स्टेबल हो जाते हैं। जब वो स्टेबल होते हैं तो अपनी एनर्जी खारिज करके स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो आते हैं, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब यही है कि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए फिर तोड़ने के लिए, चूंकि वो अपनी एनर्जी खारिज करके स्टेबिलिटी की तरफ आ चुके हैं और स्टेबल हो चुके हैं। इस वजह से दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट, उनके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब अगर ड्यूटियम ड्यूटियम से मिलकर हीलियम बना है तो इतनी एनर्जी खारिज हुई है, एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए फिर 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होगी, तब जाकर ये टूटेगा। इस केस में जितनी एनर्जी खारिज हुई है उसको न्यूक्लियॉन की तादाद से डिवाइड करो तो पता चलेगा उतनी एनर्जी जो है वो चाहिए होगी इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। यानी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाती है रिएक्टेंट की निस्बत, तो वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी खारिज करके वो स्टेबिलिटी की तरफ आता है, दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतनी ही एनर्जी वो दरकार करता है अपने आप को तोड़ने के लिए या टूटने के लिए। यानी उस न्यूक्लियस को फिर तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इससे हरगिज मतलब ना समझिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई है, रिएक्टेंट की कम है तो हम एनर्जी क्यों नहीं दे रहे। एक्चुअली में वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अगर ज्यादा हुई है वो एनर्जी खारिज करके ज्यादा की तरफ आए, तो जब एनर्जी खारिज करके ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आए मीन्स उसे कि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड हो चुके हैं। अब उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज वो जितना ज्यादा एनर्जी का अखराज करके आए उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आ गए। तो फ्यूजन रिएक्शन में फिशन की निस्बत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है, मीन्स टू से कि हमारे न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल जो है वो बन जाते हैं। अब यही डिफिकल्टीज तो इसके अंदर हैं अनफॉर्चुनेटली। इन डिफिकल्टीज को पूरा करने के दो तरीके हैं, यानी फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 कि आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ इन पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ धकेले, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देकर, बहुत ज्यादा स्पीड देकर जब ये आपस में टकराएंगे तो फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूजन रिएक्शन से आपके पास ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। लेकिन ये तरीकाकार कोई लार्ज पैमाने पर इनसे एनर्जी हासिल करने का नहीं है, मतलब ये ज्यादा सूटेबल प्रैक्टिकली नहीं है कि आप दो पार्टिकल को दूर से स्पीड के साथ लाकर टकराएं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप एक फिशन रिएक्शन करवाएं। फिशन रिएक्शन में जैसे एटम बॉम्ब बनता है, एटम बॉम्ब में धमाका होता है तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। आपको पता है हीट बढ़ाने से भी ये एनर्जी गेन करके एक दूसरे के साथ फ्यूज होना इनका आसान हो जाता है। तो इनको फ्यूज करने के लिए तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इसका मतलब है 100 लाख जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर आपको चाहिए, और 100 लाख टेम्परेचर यानी 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उस वक्त हासिल होता है जब कोई बॉम्ब धमाका होता है। तो एटॉमिक बॉम्ब के फटने से आपके पास इतनी एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को फ्यूज करके लार्ज एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम अगर इसको एक मोमेंट के लिए पॉसिबल बना भी लें और हमें इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाए कि हम फ्यूजन के अंदर यानी 10 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर अचीव हो जाए एक बॉम्ब धमाके में, एटॉमिक बॉम्ब के फटने से, तो वो टेम्परेचर आपका मजीद फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवा दे और आपको एक लार्ज एनर्जी मिल जाए, वो एनर्जी कोई यूजफुल प्रोसेस के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि हम फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोलेबल रिएक्शन नहीं बना सके। हाँ, फ्यूचर के अंदर शायद हम इसको कंट्रोलेबल रिएक्शन की तरफ लेके जा सकें। तो ये दो तरीकाकार थे फ्यूजन रिएक्शंस की डिफिकल्टीज को खत्म करने के, कि हम दूर से न्यूक्लियस को मूव करवाएं और आपस में टकरा कर फ्यूजन करवाएं, या टेम्परेचर मोर देन 10
मिलियन सेल्सियस कर दें तो उस टेम्परेचर की वजह से इनके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए, लेकिन ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो हम इसमें इन रिएक्शंस को यूजफुल प्रोसेस के लिए पॉसिबल नहीं बना सकते। लेकिन हमारे सूरज के अंदर ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन, और ये बहुत अच्छे तरीके से उस सूरज को एनर्जी भी दे रहे हैं। सूरज की कोर का टेम्परेचर 20 मिलियन सेल्सियस होता है, वो ज़्यादा सूटेबल है इन फ्यूजन रिएक्शन के लिए, जबकि सूरज की सरफेस, सन की सरफेस का टेम्परेचर 6000 सेल्सियस होता है। तो कोर के ऊपर ज़्यादातर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में एनर्जीज जो हैं वो मिलती हैं, और वो एनर्जी जो है वो सूरज की एनर्जी को बढ़ाने में काम आती हैं। तो उन सूरज के अंदर होने वाले रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम स्टडी करें, न्यूक्लियर रिएक्शंस इन सन, सूरज के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस को हमने स्टडी करना। तो बेटे उसके अंदर ज़्यादातर लाइट एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन प्रोटियम। ये हाइड्रोजन प्रोटियम से मिलता है तो हमें रिजल्ट में एक ड्यूटियम पार्टिकल मिल रहा होता है, और प्लस हमारे पास 1 और 1 2 और 1 और 1 2 हमारे पास इसमें एक खारिज होता है बीटा पार्टिकल, जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है, यानी 0 उसका चार्ज है और 0 उसका मैस है, यानी इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर ना होने के बराबर, और पॉजिटिव इन चार्ज है। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2 प्लस 0 2 होगा, और प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खारिज होगी। ये रिएक्शन 2 दफ़ा चलेगा, और ये चलना मुश्किल नहीं है क्योंकि सूरज की कोर का टेम्परेचर 20 मिलियन सेल्सियस है, जो कि आसानी से ये कैरी करवा लेगा, और ये 2 टाइम ये रिएक्शन चलेगा और हमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। फिर 2 दफ़ा जब ये रिएक्शन चला तो उसके बाद हमारे पास एक इधर से ड्यूटियम आएगा, वो प्रोटियम से मिलेगा। ड्यूटियम प्रोटियम से मिलने के बाद हीलियम का 3rd न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होगा, प्लस गैमा रेज, और प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इससे रिलीज होगी। फिर हमारे पास ये रिएक्शन 2 दफ़ा कैरी होगा, यानी हीलियम 1 2 प्लस प्रोटियम, और हीलियम 2 3 प्लस गैमा रेज प्लस क्यू चार्ज, और क्यू हीट, ये हीट के लिए है। क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट डैश बीइंग रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन। फिर बेटे हमारे पास हीलियम के 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे 2 3, और हीलियम का 4th न्यूक्लियाई जो है वो बनाएंगे, और इसके साथ 2 प्रोटियम जो है वो खारिज होंगे, और प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खारिज होगी। अब इसके अंदर टोटल अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 और 6 प्रोटियम यूज हो रहे हैं, और हमें जो प्रोडक्ट में 2 प्रोटियम जो हैं वो वापस मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस के अंदर भी चलना शुरू हो जाता है, यानी इधर हमें 2 4 और 6, ये 6 प्रोटियम यूज किए, और इनका इसके 1 और 2 यहां से आ गया ड्यूटियम, फिर 1 और 2 यहां से ड्यूटियम आ गया। ये 2 दफा रिएक्शन चलाने का मकसद ये था, ये ड्यूटियम 2 दफा फर्दर यूज होने हैं, और 2 हीलियम के 3rd न्यूक्लियाई बनने हैं, फिर 2 हीलियम के 3rd न्यूक्लियाई यूज होने हैं, तो यहां पर रिएक्शन चलेगा। इसलिए मैंने ये 2 रिएक्शन 2 दफा लिखा, ये भी 2 दफा लिखा, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया। तो 6 प्रोटियम यूज होकर 2 प्रोटियम हमें वापस भी मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी सूरज को मिल जाती है। तो इन तमाम तर एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड अ हैवी न्यूक्लियस। लाइटर न्यूक्लियाई इसको फ्यूजन प्रोसेस का नाम देते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज्यादा खारिज होती है एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और फिशन रिएक्शन।
लेकिन इसमें डिफिकल्टी यही है कि वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई, जो कि ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको ओवरकम करने के लिए या तो हमें बहुत ज्यादा स्पीड के साथ न्यूक्लियस को टकराना है, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली हम इसको ज्यादा कमर्शियल लेवल पर यूज नहीं कर सकते, या आपको 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर देना है, जो कि एक बॉम्ब धमाके में एटॉमिक बॉम्ब के फटने से आपको मिलेगा, और उसके नतीजे में जो हीट मिलेगी उसको फर्दर यूज करके इस वर्क डन करने के लिए आप वो एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और दोनों ही तरीकाकार से आपको कंट्रोलेबल एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए ये एनर्जी ज्यादा तो है लेकिन कंट्रोलेबल नहीं है, इसलिए फिर हम इसको फ्यूचर में शायद कंट्रोलेबल बना लें और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो हासिल कर सके। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।